Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. Today we have the topic 12th class political science regional expression. ये chapter last year it was deleted from the syllabus due to the COVID, but this year it was added. जैसे ये चैप्टर ये ऐड होता है तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत वाइड एरिया कवर करता है और सबसे डिफिकल्टीज फील की जाती है चैप्टर को कवर कराने में क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है। एनसीईआरटी के अंदर जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको आपको सिस्टमेटिकली समराइज करना है, सिस्टमेटिकली लर्न करना है। बोर्ड इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम पूछता है ये हमें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास के अंदर वी विल कवर द मेन टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर और इस क्लास से आपको दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको इजिली हेल्प टू लर्न होगा और सेकंड आपको जो बेनिफिट होने वाला है कि बोर्ड के अंदर इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहली बात, रीजनल एक्सप्रेशन होता क्या है? रीजनल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या है? तो जब आप रीजनल एक्सप्रेशन सुनते हो तो आपके दिमाग में दो चीजें सबसे पहले आती है। पहली बात, रीजनल का मतलब है ज्योग्राफिकल एरिया, एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। दिस इज नोन एज द रीजनल एक्सप्रेशन। इट मींस कि रीजनल एक्सप्रेशन there is some demand, some problem, some special right when people want for the specific geographical area। जब लोग ये चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया की कुछ प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, उनकी कुछ नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, कुछ उनकी स्पेशल डिमांड है उनको फुलफिल किया जाए, दिस इज नोन एज द रीजनल एक्सप्रेशन। सबसे पहली बार रीजनल एक्सप्रेशन बात करती है प्रॉब्लम ऑफ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। कुछ जोग्राफिकल एरिया की स्पेशल नीड्स हैं या किसी ज्योग्राफिकल एरिया का स्पेशल डिमांड है, दिस इज द नोन एज द रीजनल एक्सप्रेशन। और रीजनल एक्सप्रेशन हर एक देश के अंदर है, चाहे वो देश कोई छोटा है या बड़ा है, वो बात अलग है कि हर एक कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू रीजनल एक्सप्रेशन को लेके अलग है। जैसे यूरोपियन कंट्री ये समझती है कि जो रीजनल एक्सप्रेशन है वो थ्रेट है, जबकि भारत ये समझता है रीजनल एक्सप्रेशन द पार्ट ऑफ द कंट्री है, पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है। लेट्स वी स्टार्ट। पहला आपसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड द रीजनल एक्सप्रेशन, कि जो भारत है उसकी क्या अप्रोचेस हैं रीजनल एक्सप्रेशन को लेके। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है। पहली बात तो आप बोलोगे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से दो चीजें, पहली बात सभी लोगों को इक्वल राइट दिए गए हैं भारत के अंदर, इट डजंट मैटर वेयर दे लिव, और द सेकंड थिंग दैट देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब वी हैव द पॉजिटिव एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द रीजनल एक्सप्रेशन। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि भारत क्या करता है, अलाउ करता है रीजनल एक्सप्रेशन को मिक्सअप विद द पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है प्रोसेस टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहां पे जो रीजनल एक्सप्रेशन है वो मिक्स हो सकती है किसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ। पॉलिटिक्स क्या है, प्रोसेस टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये हुआ है अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया की कोई प्रॉब्लम है, उनकी कोई नीड है, कोई डिमांड है, तो दे कैन एक्सप्रेस थ्रू द पॉलिटिक्स। इट मींस जैसे किसी ज्योग्राफिकल एरिया से कोई एमपी और एमएलए इलेक्ट होकर आया है, वो अपने ज्योग्राफिकल एरिया की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है कहां पे, पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। इसका मतलब उसको ये काम करने के लिए अलाउ किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू रीजनल एक्सप्रेशन मिक्स विद द पॉलिटिक्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। थर्ड पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू बैलेंस। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस करता है किसके बीच में, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इट मींस कि हमें यूनिटी के नाम पे डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, पर यह नहीं है कि आप यूनिटी को एक्सेसिव ले रहे हो और अपने देश की डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हो। इट मींस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें यूनिटी को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी है और डाइवर्सिटी को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट वन ये बोलता है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज समझती हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रीजनल एक्सप्रेशन इज नॉट ए गुड थिंग, जबकि इंडिया क्या कहता है, रीजनल एक्सप्रेशन इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट ओपिनियन इन द रियल लाइफ। मेरे अनुसार कुछ अच्छा हो सकता है, आपके अनुसार वो अच्छा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंस देती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज कंसीडर टू द रीजनल एक्सप्रेशन थ्रेट टू यूनिटी ऑफ द कंट्री, बट वे कंसीडर कि रीजनल एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो दिस 4 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन इफ द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द अप्रोचेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड द रीजनल एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे इंडिपेंडेंस के बाद। ये सेम क्वेश्चन आपका कहां पे आता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आया है जो हम कर चुके हैं कि व्हाट मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन कैन बी द फ्रेम आउट, एक एक नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज था वो क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट इज द फर्स्ट चैलेंज। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब है द स्टेट विच वो डिमांड टू फॉर्म बेसिस ऑन द लैंग्वेज। इस बात का सॉल्यूशन कैसे किया, भारत के अंदर एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उसका एक इंपॉर्टेंट काम था टू ड्रॉ द बाउंड्री बेसिस ऑन द लैंग्वेज। इट वाज डन इन 1956 कि हमने एक कमीशन बना दिया एसआरसी, उसने अपना रिकमेंडेशन दिया 1956। इट क्रिएटेड द 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, पर तभी भी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुई। भारत के अंदर फर्दरली भी बहुत सारे स्टेट फॉर्म हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात, उसके बाद हरियाणा एंड पंजाब, उसके बाद मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो देयर आर द डिमांड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। सेकंड जो बड़ा चैलेंज ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, कि भारत के अंदर जो प्रिंसली स्टेट है उसको इंटीग्रेशन कैसे करना है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए भी 3 अप्रोचेस को फॉलो किया था कि जो विलिंगली भारत का पार्ट बनना चाहती हैं दे अलाउड टू बिकम, अदरवाइज इनको क्या दिया गया, इंटरनल ऑटोनॉमी दिया गया। थर्ड वन, वी केप्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंटीग्रेट ऑल द प्रिंसली स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट वन जो चैलेंज आया वो चैलेंज किस बात को लेके था कि भारत के अंदर देयर इज द डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट्स, डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स। भारत के अंदर डिमांड स्टार्ट होने लगी कि वी हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया। तो भारत के अंदर जो डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट हुई, इससे क्वेश्चन कैन बी द फ्रेम आउट इनटू द 1 मार्क। सबसे पहला जो स्टेट है उस स्टेट का नाम था नागालैंड। नागालैंड बेसिकली असम का पार्ट था। इसने सबसे पहले 1951 के अंदर 51 to 53 एक मैसिव प्रोटेस्ट किया कि आई वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, भारत से सेपरेट होना चाहता हूं। फाइनली इसको भी अकोमोडेट कर लिया गया और 1963 में आसाम से कट आउट करके इसको एक अलग से स्टेट बना दिया गया। स्टेट का मतलब जुडिक्शन ऑफ द इंडिया के अंदर। नेक्स्ट वन जो डिमांड ओरिजिनेट हुई वो कहां से हुई है, कश्मीर से। अब कश्मीर से रिलेटेड भी आप ध्यान रखना, देयर इज अ प्लेरिटी रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ कश्मीर। 3 तरह के लोग हैं कश्मीर के अंदर। पहले वो लोग जो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं बट दे वांट कि वी शुड हैव द ग्रेटर इंटरनल ऑटोनॉमी। इट मींस कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेयर रहेगा किसके फंक्शनिंग में, कश्मीर की फंक्शनिंग में। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि देयर आर द सम मिलिटेंट ग्रुप हु गेटिंग द फंड फ्रॉम द पाकिस्तान। पाकिस्तान से उनको पैसे मिल रहे हैं और वो कश्मीर के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटी कराते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो कश्मीर है किसके साथ जाना चाहिए, पाकिस्तान। तीसरे ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड ये है कि हमें क्या बना दीजिए, इंडिपेंडेंट बना दीजिए विद द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, जो अक्सर कहीं पे भी बात नहीं है। मींस ज्यादातर हमें यही सुनने को मिलता है कि दिस इज द इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तीसरी यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम आई सेपरेटिस्ट की वो कहां से आई है, पंजाब से। 1980s के अंदर अगर भारत के अंदर कोई भी स्टेट सबसे ज्यादा अनरेस्ट रहा है, सबसे ज्यादा वायलेंस हुई है, वो कहां भी हुई है, पंजाब के अंदर हुई है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि पंजाब के अंदर ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं, किस किस का कितना रोल रहा है और बिना बाइस हुए। नेक्स्ट वन ये बोलता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, किसको लेके, इकोनॉमिक इशू को लेके, ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेके, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके, वहां के लोकल नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। तो यहाँ पे जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने क्या करना है, 3 चीजों को पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम नागालैंड। नागालैंड से तो रिलेटेड आपको 3 चीजें ही बतानी है, जिसमें 2 में बता चुका हूं कि नागालैंड इज द फर्स्ट स्टेट वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। 1951 to 53 देयर वाज अ मैसिव प्रोटेस्ट और 1963 के अंदर दिस इज द फर्स्ट स्टेट व्हिच वाज कर्व्ड आउट फ्रॉम द असम। असम में से पहले स्टेट इसको निकाल दिया गया। दूसरी हमने इसके अंदर जो कहानी पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है, मिजोरम की। और तीसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, असम से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, कश्मीर से।
अब कश्मीर, आप पहले चैप्टर के अंदर भी ऑलरेडी यू स्टडी अबाउट दैट कि जो कश्मीर है वो भारत का पार्ट कैसे बना। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा किससे रिलेटेड, कश्मीर से रिलेटेड। कश्मीर तो ऑलरेडी वी नो दैट, 4 पॉइंटों में खत्म करेंगे। कश्मीर, इट वॉज ए प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय हरि सिंह, ही वॉज ए हिंदू रूलर while there is a majority of the Muslim in this geographical area. Pakistan consider it should be the part of Pakistan. That's why in 1947 they attacked on Kashmir. Indian government counter to the attack of Pakistan, or King of Kashmir sign on the instrument of accession and Kashmir become the part of India in October 1947. उसके बाद we ensure the internal autonomy under the Article 370. In 2019 it was scrapped and made the new provision. Now the Jammu Kashmir become a UT. बस इतना याद रखना। अब कश्मीर का जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट कि कश्मीर हैज ज्योग्राफिकल एंड पॉपुलेशन हैज द प्लेरिटी। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, जो कश्मीर है इसके ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर और पॉपुलेशन में क्या है भाई, प्लेरिटी है। प्लेरिटी का मतलब है विभिन्नता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आपके इंडिया के अंदर हिमालय है, प्लेन है, प्लेट्यू है, तो उसी तरह से वहां पे दो तरह से डिफरेंसेस हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया और दूसरा पॉपुलेशन। दूसरा हम इसके अंदर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कश्मीर के लोग हैं वहां पे क्या एस्पिरेशन है, व्हाट दे वांट, वो चाहते क्या हैं, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आप वर्ड जोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो हमने दो हिस्सों में देखनी है। पहला हम ये देखेंगे ज्योग्राफिकल एरिया को लेके। जब आप ज्योग्राफिकल एरिया को स्टडी करते हो तो आपको फिजियोग्राफी देखनी है, ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरा आपने क्या देखना है, पॉपुलेशन के आधार पे। किसके आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे। तो हम पॉपुलेशन को भी यहीं पे देख लेते हैं। अब पहला इसके अंदर जो पॉइंट आता है कि यहाँ पे देयर इज द पोलैरिटी बेसिस ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया। सबसे पहली बात, जो जम्मू एंड कश्मीर है इट डिवाइड इनटू द 3 पार्ट। 3 पार्ट में आप डिवाइड करोगे। सबसे पहले लिखोगे जम्मू, सेकेंड एरिया इज द कश्मीर और थर्ड वन इज द लद्दाख। अब पोलैरिटी कैसे है, आप बोलो जम्मू हैज द फुट हिल्स। जम्मू में क्या है, फुट हिल्स है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। कश्मीर क्या है, वैली है, 2 माउंटेन्स, 2 पहाड़ों के बीच का जो वी शेप का कॉर्नर होता है उसको वैली बोलते हैं। लद्दाख क्या है, पूरी तरह से माउंटेन हिल्स एरिया है, बड़े बड़े पहाड़ है, माउंटेन्स। ये तो हो गया ज्योग्राफिकल पोलैरिटी, क्योंकि इस एरिया के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखते हैं पॉपुलेशन के आधार पे, जो वहां से वर्ड उठाए। पॉपुलेशन में हम देखते हैं जो जम्मू है उसके अंदर 3 तरह के लोग हैं, और कश्मीर के अंदर 2 तरह के, और लद्दाख के अंदर आपके 2 तरह के। सबसे पहली बात, जम्मू के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है सिख कम्युनिटी का, दूसरा बड़ा पोर्शन है हिंदू कम्युनिटी का, और तीसरा बड़ा पोर्शन है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो यहाँ पे 3 रिलीजन के पीपल हैं। पहले कौन से लिखे हमने, सिख, दूसरे हिंदू और तीसरे मुस्लिम। तो देयर इज द पोलैरिटी। सेकंड ये बोलता है जो वैली है, वैली के अंदर यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि तीनों ही बड़े ग्रुप की पॉपुलेशन आसपास है। जो वैली है, वैली के अंदर कौन है, मुस्लिम मेजोरिटी में है और हिंदू कौन है, माइनॉरिटी में। जो सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है वो वैली बना हुआ है ड्यू टू द पॉपुलेशन कंपोजिशन। माउंटेन्स के अंदर भी 2 तरह के लोग हैं, यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, पर यहाँ पे बुद्धिज्म को मानने वाले लोग मेजोरिटी में हैं, और जो मुस्लिम है वो किस में है भाई, माइनॉरिटी में। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। यू मेक ए फ्लो चार्ट, कन्वर्ट इनटू द सेंटेंस, राइट डाउन, यू विल गेट ए फुल मार्क्स। अब अगला आता है कि जो एस्पिरेशन है वो एस्पिरेशन किस बात को लेके, एस्पिरेशन का मतलब व्हाट दे वांट, ऑलरेडी वी स्टडी। पहली एस्पिरेशन तो ये है कि जब जम्मू एंड कश्मीर को भारत के अंदर इंटीग्रेशन किया गया था तो 2 कंडीशन थी। पहली ग्रेटर इंटरनल ऑटोनॉमी, सेकंड ये कंडीशन थी कि जैसे पीस एस्टेब्लिश होगी वी विल कंडक्ट द प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब है ओपिनियन ऑफ द पीपल। तो पहला तो आपने बोलता है कि आपने बोला था कि आप पीस एस्टेब्लिश होने के साथ क्या करोगे, टू कंडक्ट द प्लेबिसाइट। वॉर खत्म हो चुका है, आप प्लेबिसाइट कंडक्ट कीजिए, ओपिनियन ऑफ पीपल लीजिए कि व्हाट दे वांट टू कंटिन्यू विद इंडिया, पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट। वो आप हमने आज तक हमारा ओपिनियन नहीं लिया। यहाँ पे वर्ड एक ये भी आता है कि व्हाट आर द ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब है शिकायतें क्या हैं। सेकेंड पॉइंट ये क्या बोलता है कि वी वांट ग्रेटर इंटरनल ऑटोनॉमी। ग्रेटर का मतलब है बहुत कम इंटरफियर होना चाहिए किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
अब तो पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंदर जो प्रोविजन रखे गए थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तीसरा पॉइंट ये क्या कहता है, तीसरा, वे वांट नॉर्मल डेमोक्रेसी एज अदर स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे दूसरे स्टेट में इंडिया के डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता है ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया जाए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है 1990s के अंदर और 1980s के डिकेड में। ज्यादातर वहां पे गवर्नमेंट क्या लगाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री रूल लगा देती थी, मींस मिलिट्री मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो दिस टू क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे देखोगे कि बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर है इसका एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड आता है, प्रॉब्लम्स, कि जम्मू एंड कश्मीर जो बेसिकली है वो इंडिया के लिए दो तरह से प्रॉब्लम्स है। पहली जो प्रॉब्लम्स मानता है इंडिया, इसको इट इज अ इंटरनल प्रॉब्लम। इंटरनल प्रॉब्लम क्यों है, तो इसमें तो अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो इसका मेन रीजन था वो तो हटा दिया है, इंटरनल। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नल है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब है कि जो कश्मीर है उससे भारत के इंटरनल क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है और एक्सटर्नली क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंटरनल में क्या करना है, पहली बात, आर्टिकल 370 गारंटीड द स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था अदर स्टेट से। अदर स्टेट ये कहते हैं जब इसके पास स्पेशल स्टेटस है तो इसका मतलब नॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया नहीं है, तो इसलिए स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, ये जो कर चुके हैं। तो इंटरनल प्रॉब्लम ड्यू टू द स्पेशल स्टेटस, वो किस आर्टिकल के अंदर था, अंडर द आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। वो कब गया, 2019 के अंदर। दूसरा, यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस होती है जिससे इंटरनल पीस भारत की डिस्टर्ब होती है। बहुत सारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं ड्यू टू द फंडिंग ऑफ पाकिस्तान, मिलिटेंट एक्टिविटीज होती है जिससे हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा, क्योंकि सारा पॉलिटिक्स का ध्यान कहाँ चला गया, कश्मीर पे, जबकि पॉलिटिक्स का ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे। एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसके ऊपर क्लेम कौन करता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्लेम है कि मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम है, दैट्स व्हाई शुड बी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। हम कह रहे हैं भाई ऐसे तो मुस्लिम की मेजोरिटी लखनऊ के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसे एरिया है, हैदराबाद के, तो सारे आपके हो जाएंगे, नहीं। भारत जो है वो डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट को इक्वल राइट दिए गए हैं। तो इट मीन्स कि आप इस बात पे क्लेम करोगे तो फिर भारत है कहाँ पे, भारत की सबसे सुंदर बात, इंडिया है द डाइवर्सिटी, आई रिस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी। दूसरा, हमने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे वॉर भी किए, जैसे हमने 1947 में वॉर लड़ा इनके साथ, फिर हमने कब लड़ा है, 1965 में, देन 1971 में, देन 1999 में। और यहाँ पे पाकिस्तान क्या करता है, सपोर्ट टू टेररिज्म, सपोर्ट टू टेररिज्म। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो इसकी वजह से बना हुआ है, ओनली पाकिस्तान। और इतने वॉर लड़ने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम क्या है, सोल्व नहीं हुई है। जो प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर है इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। कितने एस्पेक्ट्स हैं, तीन एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट ये है कि जो पीपल ऑफ कश्मीर है दे वांट टू कंटिन्यू विद इंडिया, वो इंडिया के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर वो क्या चाहते हैं, इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल की बजाय आप ग्रेटर ऑटोनॉमी लिखिए, और मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में कम से कम इंटरफेयर हो। दूसरा, वो चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं दे वांट टू ज्वाइन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं जिनको फंडिंग हो रही है कहां से, पाकिस्तान से, इसलिए इनके सामने मैंने वर्ड लिखा है मिलिटेंट ग्रुप्स। तीसरे कौन लोग हैं, तीसरे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर क्या बने, इंडिपेंडेंट स्टेट बने। क्या बने भाई, इंडिपेंडेंट स्टेट बने विद द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीरी, विद द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीरी। We don't want to join to India, we don't want to join Pakistan, we want to become an independent state. So this is the main important question from the कश्मीर टॉपिक। जो कश्मीर टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने हैं, 4 क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, और ध्यान रखना आपको इसी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। अब आपको जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बड़ा कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेके कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम आउट होंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, पॉलिटिक्स इन कश्मीर, पॉलिटिक्स इन कश्मीर। अब इसका आप एक टाइमलाइन याद कर लीजिए। पहली बात, इन 1947 इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस। यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, हरि सिंह ने क्या डिक्लेयर किया कि आई वांट टू बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट। पर ये बात इंडिया ने तो हजम कर ली, पर किससे नहीं हुई,
पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अटैक ऑन कश्मीर कर दिया। जैसे अटैक ऑन कश्मीर किया तो इंडिया से को बुलाया गया हेल्प के लिए, किसके द्वारा, किंग ऑफ कश्मीर हरि सिंह। पर भारत ने कंडीशन लगाई, यू हैव टू साइन ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इट वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर साइन करोगे तभी हम आपको हेल्प देंगे। और अक्टूबर 1947 के अंदर कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का पार्ट बन गया। जैसे भारत का पार्ट बना तो यहाँ पे एक लीडर होते थे, बड़े पॉपुलर लीडर थे, इनका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला की एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी, इसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट वाज फॉर्म इन 1920। ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ नेहरू जी, और बड़े पॉपुलर लीडर थे कश्मीर के, बहुत शानदार बोलते थे, बहुत पोलाइट स्पीक करते, स्मार्ट बंदे थे। तो ये इनको क्या बना दिया गया, वहां का प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, 1965 में प्राइम मिनिस्टर वर्ड को हटा के चीफ मिनिस्टर लिखा गया। 1953 में इसको होम रेस्ट कर दिया गया ड्यू टू इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। और जैसे ही होम रेस्ट हुआ तो 1953 से लेकर 1974 तक ये होम रेस्ट में ही रहा। और इस मीनवाइल में कांग्रेस ने बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ाया, कहां पे, अपना कश्मीर के अंदर। 1974 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इसको होम रेस्ट से छोड़ दिया गया, और इस एग्रीमेंट से इसी को क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर। 1977 के अंदर जनरल इलेक्शन हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजोरिटी मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और जैसे इसको मेजोरिटी मिली तो यहां पे जो चीफ मिनिस्टर बने वो कौन बने, शेख अब्दुल्ला। 1982 में इसकी डेथ होगी। जैसे इसकी डेथ हुई तो इसके जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, आपने एक दो बार टीवी पे देखा होगा, बड़ा जल्दी गुस्सा आता है इनको, फारूक अब्दुल्ला, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। 1986 के अंदर इन्होंने क्या किया, एक अलायंस बनाया, किसके साथ, कांग्रेस के साथ। और 1987 के जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट की। अब जैसे ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो यहां पे पावर मेजोरिटी किसको मिली, आईएनसी कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला की पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई और चीफ मिनिस्टर कौन बने, फारूक अब्दुल्ला। पर लोगों को यह लगता था कि इस इलेक्शन के अंदर बैट्रिक्स या मेल प्रैक्टिस करके ये लोग पावर में आए। 1989 के अंदर यहां पे बड़ी मिलिटेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। इन्हीं मिलिटेंट एक्टिविटीज के दौरान बहुत ज्यादा वायलेंस हुई, किसके अगेंस्ट, कश्मीरी ब्राह्मण के साथ। और जो कश्मीरी पंडित थे, दे हैव टू लीव द कश्मीर और दे माइग्रेटेड टू द दिल्ली एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये भारत की हिस्ट्री का सबसे क्रूअल प्लेस रहा है। इससे ज्यादा में तो मेरे को तो यही लगता है, इससे बड़ा अनर्थ जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर नहीं हुआ है, जहां पे आपको अपना घर जबरदस्ती छुड़वाया जाए। फिर यहाँ पे 1996 में एक लंबे टाइम के बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन दो पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर कॉन्टेस्ट किया। पहले कौन सी है, कांग्रेस, और दूसरी कौन सी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और कुल मिला के यहाँ पे दोबारा से चीफ मिनिस्टर कौन बने, फारूक अब्दुल्ला। अब ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे इलेक्शन होते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो 6 ईयर का टर्म था, जबकि पूरे भारत के अंदर 5 ईयर का टर्म था। 1996 के बाद जो इलेक्शन हो गए 6 ईयर के बाद, वो 2002 में हुए। और इन इलेक्शन के अंदर अब की बार पीडीपी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी, अब नहीं है, और कांग्रेस ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई और सैयद मुफ्ती यहाँ के क्या बने, चीफ मिनिस्टर बने। फिर 2008 में इलेक्शन हुआ। 2008 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस मजे ले रही है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, यही पॉलिटिक्स है। अब की बार फारूक अब्दुल्ला का जो बेटा था उमर अब्दुल्ला, देखिए भाई फैमिली खेल रहे हैं, पापा दादाजी से बात चली, कहाँ पे, बेटा, बेटे के फिर आगे उसके बेटे। और 2014 के अंदर फिर इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन से अब की बार जो गवर्नमेंट बनी वो किसकी बनी, कांग्रेस की नहीं बनी, पीडीपी और प्लस बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और सैयद मुफ्ती की बेटी जो थी, जिसका नाम था महबूबा मुफ्ती, शी वॉज बिकम ए फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कश्मीर। 2018 के अंदर बीजेपी ने अपने आप को विड्रॉ किया और जैसे विड्रॉ किया, अब पीडीपी के पास मेजोरिटी नहीं थी, दोबारा से क्या कर दिया गया, यहाँ पे इलेक्शन होने पड़ेंगे। पर इन इलेक्शन से पहले इस गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और पेडेंट रूल लगा दिया गया। और 2019 के अंदर भारत की पार्लियामेंट से एक बिल पास किया गया जिसको हम बोलते हैं स्क्रैप आर्टिकल 370, और आर्टिकल 370 को स्क्रैप करके जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया। दिस इज द कंप्लीट केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, आएगा तो इसी से आएगा, 100% इसी से आएगा। फर्स्ट वन, हाउ कश्मीर बिकम द प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट द कश्मीर हैज पोलैरिटी बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एंड किसके पॉपुलेशन के यहाँ पे। थर्ड वन, हाउ कश्मीर इज अ प्रॉब्लम इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और फोर्थ वन, व्हाट आर द 3 ग्रीवेंसेस कंप्लेंट अगेंस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बाय द कश्मीरी पीपल, जिसमें आपने 3 बताना है कि वो किसकी बात कर रहा है, प्लेबिसाइट की, सेकंड वन ग्रेटर ऑटोनॉमी, और थर्ड वन जो उसकी डिमांड है कि नॉर्मल डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो दिस इज द थिंग अबाउट द कश्मीर। अब बात करते हैं हम पंजाब की। जो नेक्स्ट हमारे पास जो केस स्टडी है वो किसकी है, पंजाब की। पंजाब भारत का सबसे वन ऑफ द प्रोस्पेरियस स्टेट है। उसके कई कारण हैं, जैसे फर्टाइल है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉरेन में भी गए हैं। पंजाब को 1966 के अंदर 2 पार्ट में लैंग्वेज के आधार पे डिवाइड कर दिया गया। एक हमारा स्टेट बना जिसका नाम है हरियाणा, हिंदी के आधार पे, और दूसरा लैंग्वेज के आधार पे किसको बनाया गया, पंजाब। पंजाब की पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसका नाम है अकाली दल। अकाली दल इज अ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी। इट वाज फॉर्म इन 1920, 1920 में बनी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1934 में बनी थी, ये याद रखना। पंजाब के अंदर 1967 के अंदर इलेक्शन हुए, जो 4 जनरल इलेक्शन जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे। ये बोलता है जो 1967 के 4 जनरल इलेक्शन थे, यहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। 2 क्या, बेसिकली यहाँ पे एक अलायंस था एसपीडी, जिसको मैंने बताया था पंजाब के अंदर क्या बोला जाता है, पॉपुलर फ्रंट। और इस पॉपुलर फ्रंट का जो पार्टी वो कौन सी थी, अकाली दल। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि पंजाब के अंदर सबसे जो बड़ा मेजोरिटी ग्रुप है वो सिख रिलीजन का है, उसके बाद भी अकाली दल इज नॉट एबल टू डू गुड इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ऐसा क्या हुआ? अब जो अकाली दल है वो अच्छा नहीं कर पाई कहां पे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर, कि उसके पास खुद की मेजोरिटी क्यों नहीं आई। वो कहता है उसके 2 बड़े कारण है। पहला तो ये बोलता है कि जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास 2 बड़े वोट बैंक थे। एक तो पंजाब के अंदर जो माइनॉरिटी है हिंदू उनके, और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के। ये सारे के सारे जो लोग थे वोट किसको दे रहे थे, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को। सेकंड तरफ की तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम क्या है, अकाली दल। अकाली दल पे जो वोट बैंक बचा था वो किसका था, सिख कम्युनिटी का। और इस सिख कम्युनिटी में से भी कुछ लोग किसको वोट दे रहे थे, कांग्रेस को। 1972 के अंदर फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, और 1972 के अंदर तो आपको मैंने पढ़ाया था कि इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के सामने कोई टिक ही नहीं पाया, और जितने भी स्टेट के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी वहां पे दोबारा से रिस्टोर होगी क्या, कांग्रेस। 1972 के अंदर कांग्रेस दोबारा पावर में आ गई। अब यहां से कहानी चलती है सबसे बड़ी। अब अकाली दल को यह लगने लगा अगर मैंने अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज नहीं किया तो आई नेवर कम टू पावर। पावर में आने का एक ही रास्ता है, व्हेन आई टॉक अबाउट द रीजनल एक्सप्रेशन। मैं पंजाब के लोगों की बात करूं, पंजाब के रिलीजन की बात करूं, पंजाब के इंटरेस्ट की बात करूं, और इसी पॉपुलैरिटी को लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दे पास द वन रेजुलेशन विच इज द पॉपुलर नोन एज द एएसआर। एएसआर की फुल फॉर्म है आनंदपुर साहिब रेजुलेशन। रेजुलेशन का मतलब होता है एप्लीकेशन। इट वॉज पास इन 1973 बाय अकाली दल। और अकाली दल ने ये पास क्यों किया, प्रपोजल अकाली दल ने क्यों रखा, क्योंकि अकाली दल उस ग्राउंड को फाइंड आउट करना चाह रही थी जिस ग्राउंड से लोग उसको पसंद करें और उसको वोट डालें। अब ये आनंदपुर साहिब रेजुलेशन के अंदर अकाली दल ने क्या क्या डिमांड की कि आप पहले क्या कीजिए, रीडिफाइन कीजिए किसको, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, कि कौन कितनी पावर सेंटर के पास है, कितनी पावर स्टेट के पास है। आप एक तरफ तो कहते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, पर यहाँ पे तो सारी पावर सेंटर के पास है, क्योंकि सेंटर के पास लेजिस्लेटिव पावर ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज्यादा है, फाइनेंशियल पावर ज्यादा है। तो कुल मिला के सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा इन्होंने बोला कि जो चंडीगढ़ आपने कॉमन कैपिटल बनाई है हरियाणा और पंजाब की, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए किसको, पंजाब को। और दूसरा जितना भी पंजाबी स्पीकिंग एरिया है, ये आपको पॉइंट आगे भी याद आएंगे भाई, जितना भी पंजाबी स्पीकिंग एरिया है वो भी किसको दे दीजिए, पंजाब को। पंजाब तो ये भी क्लेम करता है कि आपके हिमाचल के अंदर कांगड़ा तक और हरियाणा के अंदर करनाल तक का ज्योग्राफिकल एरिया पंजाब का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी और पंजाबी बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं।
सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल बनने का बड़ा कारण क्या था, दे डिमांडेड कि वी शुड हैव बोल बाला। बोल बाला का मतलब है कि आपको क्या देना पड़ेगा, डोमिनेंस देना पड़ेगा किसको, टू सिख कम्युनिटी को, डोमिनेंस टू सिख कम्युनिटी। और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी गई, पर आप इन 4 चीजों को कोटेशन कीजिए। कुल मिला के ये जो आनंदपुर साहिब रेजुलेशन है ये क्या बन गया, कंट्रोवर्शियल। क्या बन गया भाई, कंट्रोवर्शियल। अब ये जो कंट्रोवर्शियल बना क्यों, कंट्रोवर्शियल इसलिए बना क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ओनली सेंटर से डिमांड की जा रही है कि आप हमारे लिए सारे काम कीजिए, और ऐसे काम जो कंट्रोवर्शियल भी हैं। तो इसीलिए इसको यह समझ लिया गया कि इट इज अ इनडायरेक्टली डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, क्योंकि भारत क्या है, रिलीजन के आधार पे किसी भी कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया सकता। क्यों, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। इनडायरेक्टली डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, और इस पूरे रेजुलेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया। 1977 के इलेक्शन में दोबारा से कौन पावर में आ गया, अकाली दल। किसके साथ, भारतीय जनसंघ के साथ मिलकर आ गया। अब दोबारा से अकाली दल ने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि जो मैंने डिमांड एएसआर में रखी थी, आप क्या करोगे, उनको इंप्लीमेंट कीजिए। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जो अकाली दल के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने क्या करना स्टार्ट किया, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, दे स्टार्टेड टू यूज द वायलेंस। उन्होंने वायलेंस करनी स्टार्ट कर दी, और वायलेंस ज्यादातर किसके खिलाफ हो रही थी, माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही थी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया रिलीजन के आधार पे, और कुल मिला के ये हुआ कि 1980s तक आते आते पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ गई, और इन्हीं मिलिटेंट एक्टिविटीज के बढ़ने से जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे अकाली के या अदर रिलीजियस ग्रुप के, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक एनी नेम, जस्ट टू कंसीडर द थिंग्स, कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। उन्होंने क्या किया, 1980 से लेके 84 तक यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटीज की, और फाइनली इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने जो स्पिरिचुअल प्लेस है पूरी दुनिया के लिए, सभी रिलीजन के लिए, गोल्डन टेम्पल को अपना क्या बना लिया, मिलिट्री बेस बना लिया। और इस मिलिट्री बेस को बनाने के बाद दे स्टार्टेड टू ऑपरेट देयर वायलेंस। और हमारे देश की स्टडी ये बोलती है, हमारे देश का मतलब है, इस जब सारा कुछ होने के बाद रिपोर्ट किया गया, तो इसके अंदर इनडायरेक्टली यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, पाकिस्तान इनडायरेक्टली प्रोवाइड द वेपन्स, एनिमेशन, टेक्निक, इनको प्रोवोक कर रहा था किसके खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी 1980 के इलेक्शन के बाद। इंदिरा गांधी ने बड़ी कोशिश की कि मैं इनके साथ नेगोशिएट करूं, बातचीत करूं, इनको कन्विंस करूं कि वायलेंस इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप क्या करो, बात कीजिए। पर बात करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, और बहुत ज्यादा वायलेंस होने के बाद गवर्नमेंट नॉट फाइंड एनी ऑल्टरनेट, और 1984 के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लॉन्च, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इट वॉज ए मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इट वॉज अ लॉन्च अगेंस्ट ऑफ द मिलिटेंट, अगेंस्ट ऑफ द मिलिटेंट। इस ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फ्लश आउट ऑल मिलिटेंट फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। जब यह हुआ तो इसके अंदर भारत के इतिहास के अंदर पहली बार इंटरनल क्राइसिस, इंटरनल वायलेंस को रोकने के लिए टैंक्स का यूज किया गया, क्योंकि उनके पास ज्यादा हाई टेक्नोलॉजिकल वेपन्स थे इन द कंपैरेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन आर्मी। और कुल मिलाकर जब टैंक्स यूज किया गया तो यहां पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिमोलाइज टू गोल्डन टेम्पल बिल्डिंग हो गई, और ये बहुत बड़ा भारत के इतिहास का सबसे बेकार इंसिडेंट हुआ है, डिमोलाइज टू बिल्डिंग ऑफ गोल्डन टेम्पल। और जैसे डिमोलाइज टू बिल्डिंग ऑफ गोल्डन टेम्पल हुआ, अब देखिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, और ऐसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस जो बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कॉन्सिक्वेंसेस, पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये था, इट हर्ट टू सेंटिमेंट ऑफ सिख कम्युनिटी, सेंटिमेंट ऑफ सिख कम्युनिटी के हर्ट हुआ, क्योंकि सबसे स्पिरिचुअल बिल्डिंग को काउंटर किया गया ड्यू टू द इंडियन गवर्नमेंट एक्शन। दूसरा इन्होंने क्या किया, एसिसिनेशन ऑफ द इंदिरा गांधी, एसिसिनेटेड टू इंदिरा गांधी। उनको लगता था इस सारे सिस्टम के पीछे कौन है, इंदिरा गांधी रिस्पॉन्सिबल है,
और इंदिरा गांधी का असैसिनेटेड 31 अक्टूबर 1984 को हुआ। और जैसे इंदिरा गांधी का असैसिनेटेड हुआ, यहाँ पे भी दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस निकल के सामने आए। पहला कॉन्सिक्वेंसेस निकल के क्या सामने आया, ह्यूज वायलेंस हो गई, किसके नाम पे, रिलीजन के नाम पे। और सबसे ज्यादा जो काउंटर किया गया किसको, सिख कम्युनिटी को। और सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को पकड़े जेल में भी डाला गया, बहुत सारे जो यूथ थे उनको भी मारा गया। इवनली बहुत सारे लोगों ने भारत से छोड़ के दूसरे देशों के अंदर वो चले गए। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कैन बी फ्रेम आउट। सबसे लास्ट का जो हम पंजाब का जो पढ़ रहे हैं, देखिए अब लास्ट का जो हमारे पास टॉपिक है पंजाब का, इसके अंदर देखिए सारी वायलेंस हुई। और वायलेंस होने के बाद एक एग्रीमेंट साइन किया गया विच इज नोन एज द पंजाब अकॉर्ड। इसका दूसरा नाम है राजीव गांधी एंड हरचंद लोंगोवाल एग्रीमेंट, और इसको पंजाब पीस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इट वाज साइन इन 1985। अब देखिए पंजाब के इस एग्रीमेंट में क्या बोला गया, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन आया है। या तो आएगा आनंदपुर साहिब रेजुलेशन का, या आएगा किसका, पंजाब अकॉर्ड का, या ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द पंजाब टॉपिक। पहला पॉइंट देखिए, इसके अंदर सबसे पहले क्या बोला गया कि देयर विल बी एस्टैब्लिश द वन कमीशन। एक कमीशन एस्टैब्लिश किया जाएगा जो क्या करेगा, टू ड्रॉ द बाउंड्रीज बेसिस ऑन द लैंग्वेज। टू ड्रॉ द बाउंड्रीज बेसिस ऑन लैंग्वेज, बाउंड्रीज बेसिस ऑन लैंग्वेज के आधार पे एक बाउंड्री ड्रॉ की जाएगी, क्योंकि ये डिमांड थी। एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या होता है, जो वाटर का डिवीजन करता है, क्योंकि पानी को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद है। यहाँ की जो 3 रिवर हैं, रावी, ब्यास एंड सतलुज, इन 3 रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो होना है किसके बीच में, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। पर पंजाब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैं पानी ना हरियाणा को दूंगा ना राजस्थान को दूंगा। तो ये बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश होगा जो क्या करेगा, टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट, टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट। जो वाटर को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, कितने स्टेट के बीच में, 3 स्टेट के बीच में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। पहला इसके अंदर कौन है, पंजाब पढ़ रहे हैं, पंजाब में से क्या निकला, हरियाणा। हरियाणा के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा स्टेट है, राजस्थान। अगला देखिए, इन्होंने ये बोला कि जो चंडीगढ़ है, इट ऑल्सो द डिमांड पंजाब की, पर इसके सामने एक वर्ड लगा दिया, वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब। इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, पंजाब को। साथ में जो यहाँ पे स्पेशल आर्म्स फोर्स एक्ट लगा हुआ था, मिलिट्री एक्ट लगा हुआ था वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, जो पॉपुलरली नोन एज द साफा, स्पेशल आर्म्स फोर्स एक्ट, इसको क्या कर लिया जाएगा, विड्रॉन कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, विड्रॉन फ्रॉम पंजाब, इससे पंजाब से इसको हटा दिया जाएगा। साथ में यह एग्रीमेंट किया गया कि जितने भी लोग वायलेंस से इफेक्टेड हुए हैं उनको सबको गवर्नमेंट क्या देगी, कॉम्पनसेशन देगी। कंपनसेशन इज अ गिवन। पर ये सब कुछ होने के बाद भी देखिए कमाल की बात तो ये थी कि इस एग्रीमेंट के ऊपर जो वहां के मिलिटेंट थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, दे वर नॉट हैप्पी। इवनली दे असैसिनेटेड टू हरचंद लोंगोवाल को गोली मार दी गई, और उसके बाद कंटिन्यूसली वायलेंस रही। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फेलियर एग्रीमेंट। तो ये भी माना जाएगा व्हाई इज इट नॉन एज द फेलियर। तो आपने एक लाइन लिखनी है, बिकॉज ड्यू टू द कंटिन्यूसली वायलेंस बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे 1992 के अंदर इलेक्शन हुए और इतना डर का भाव बना हुआ था, 26% लोगों ने वोट डाले। फिर इलेक्शन हुए 1997 में, और यहाँ से फिर दोबारा से पंजाब के अंदर अच्छा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हुआ और पीस एस्टेब्लिश हुई। अभी पंजाब वन ऑफ द पीसफुल स्टेट ऑफ इंडिया है। यू विल मेंशन दिस लाइन इन द लास्ट। और एक लाइन और आप लिखोगे कि आप आम आदमी पार्टी द रूलिंग पार्टी इन द पंजाब। तो आई थिंक दिस इज द इनफ इन दिस क्लास, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मैंने बड़ी कोशिश की कि इस चैप्टर को कंप्लीट करूं, पर ये नहीं होगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जिसके अंदर वी विल टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट एंड जो अलाइड टॉपिक हैं जैसे सिक्किम है, गोवा है, द्राविड़ मूवमेंट है, उनको हम कवर करेंगे। तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्रिपेयर वेल और वॉच इट, लाइक इट एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। थैंक यू, नमस्कार।